स्टूडेंट्स, बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुर्शिद कुली खान ने किया था। और इसने जो बंगाल की प्रारंभिक राजधानी ढाका थी उसको इसने मुर्शिदाबाद ले गया, अपनी सुविधा के लिए मुर्शिदाबाद ले गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल की राजधानी किसने ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। तो मुर्शिद कुली खां, आप ऐसे याद रखिएगा क्योंकि मुर्शिद कुली खां और मुर्शिदाबाद एक शब्द है, तो इसने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद ले गया। इसके समय में सीताराम रे, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, सुजात खां और नौजात ये जमींदार थे। इन्होंने विद्रोह किया। नौजात को कभी नजात भी लिखा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुर्शिद कुली खां के समय में किन जमींदारों ने विद्रोह किया था। सीताराम रे, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद और सुजात खां तथा नजात खां। इन विद्रोहों को दबाकर समस्त जमींदारी रामजीवन को दे दी मुर्शिद कुली खान। और बंगाल में मुर्शिद कुली खां को जमींदारी आधारित कुलीन वर्ग का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में जमींदार आधारित कुलीन वर्ग का जनक कौन है, तो ये मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद अगला नवाब शुजाउद्दीन बना, जो उसका दामाद था। देखिए स्टूडेंट्स, नवाबों का क्रम भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए मैं यहाँ उचित समझा हूँ कि मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन। हालांकि शुजाउद्दीन बहुत बड़ा नवाब, बहुत महत्वपूर्ण नवाब नहीं था, लेकिन जब क्रम पूछेगा तो वहाँ तो आपको देना पड़ेगा। तो शुजाउद्दीन उसका दामाद नवाब बना। इसके कार्यकाल में कोई अच्छी घटना नहीं हुई जो पूछा जा सके। उसके बाद सरफराज खां हुआ अगला नवाब, जो शुजाउद्दीन का पुत्र था। सरफराज खां को दिरिया के युद्ध में 10 अप्रैल 1740 को हराकर अलीवर्दी खां नवाब बना। अलीवर्दी खां इस गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को हरा करके नवाब बना। अब देखिए क्रम जब होगा तो मुर्शिद कुली खां, उसके बाद शुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण नवाब था। ये अंग्रेजों को चाल को समझा। इसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों से तुलना किया था। उसने कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है, यदि उनको न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाता है तो काट काट करके मार डालेंगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और अलीवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया और अलीवर्दी खां इस मराठों के आक्रमण से उब करके, परेशान होकर के राजस्व, उड़ीसा के राजस्व का 1/4 भाग दे करके समझौता कर दिया। इसके बाद अगला नवाब सिराजुद्दौला हुआ। सिराजुद्दौला के विरोधी जो थे पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सिराज की मौसी घसीटी बेगम और सेनापति मीर जाफर, ये हमेशा सिराजुद्दौला का विरोध करते रहे। अंत में मनिहारी के युद्ध में अक्टूबर 1756 में सिराज ने शौकत जंग को हराया। तो एक तरह से शौकत जंग से फुर्सत हो गई। सिराज से अंग्रेजों के विवाद का कारण था, जो लास्ट में प्लासी का युद्ध कारण परिणाम में बदला। पहला था, अब देख लीजिए कि सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से विवाद का मूल कारण क्या था। पहला कारण, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। पहला था अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता का अवहेलना और इसके विरुद्ध खड़े। मतलब नवाब के राज्य में ही रहते थे अंग्रेज, जबकि उसकी सत्ता की अवहेलना करते थे और उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे। उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने का मतलब कि नवाब के जो दुश्मन थे उनको वो लोग संरक्षण देते थे। कौन संरक्षण देते थे? अंग्रेज। दूसरा, नवाब को राज्यारोहण के समय उचित सम्मान और उपहार न देना। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो कंपनी द्वारा उसको उचित सम्मान नहीं दिया गया, इससे भी सिराजुद्दौला चिढ़ गया। तीसरा है, नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार की फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न देना। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि नवाब के ही राज्य में एक कंपनी को
निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाती है, ये नवाब की संप्रभुता की अवहेलना है और इसीलिए नवाब चिढ़ गया। कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, नवाब उसका निरीक्षण करना चाहता था, जिसकी अनुमति अंग्रेजों ने नहीं दिया। और चौथा है, नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी। फोर्ट विलियम अंग्रेजों का किला था, जिसके किलेबंदी नवाब की अनुमति के बिना किया जा रहा था। ये भी नवाब की संप्रभुता की अवहेलना थी, क्योंकि फोर्ट विलियम नवाब के राज्य में पड़ता था। पांचवा है, फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त दस्तक कंपनी द्वारा दुरुपयोग। फर्रुखसियर ने कंपनी को 3,000 रुपया वार्षिक, 30,000 रुपया वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा से करमुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसमें ये डिवाइड नहीं किया गया था कि कंपनी और कंपनी के कर्मचारी। फर्रुखसियर ने सिर्फ कंपनी को दिया था, न कि उनके कंपनी के व्यक्तिगत व्यापार के लिए। और अंग्रेज जो है उस दस्तक का उपयोग अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए भी करते थे, इससे राजा को राजस्व की हानि होती थी। दस्तक वस्तुतः एक परमिट था जो फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट जारी करता था। उस दस्तक के द्वारा कोई भी व्यापारी करमुक्त व्यापार करता था। अंग्रेज कभी कभी अपने भारतीय मित्रों को भी ये दस्तक दे देते थे, जिससे नवाब को काफी राजस्व की हानि उठानी पड़ती थी। ये मूल कारण थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच विवाद का कारण। इसमें सिराजुद्दौला के खंडकारी जो थे मिर्जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद। इसमें अमीन चंद तथा वाटसन, अंग्रेज वाटसन था, ये बिचौलिया का काम किए थे। ये भी पूछा जाता है कि इनके विरुद्ध षड्यंत्र कौन किया था, तो मिर्जाफर सिराजुद्दौला के खिलाफ, जगत सेठ, एक वो सेठ था, महाजन था, राय दुर्लभ तथा अमीन चंद। अमीन चंद तथा वाटसन बिचौलिए का काम किए थे। नवाब अंग्रेजों से चिढ़ गया था, इसलिए उसने कलकत्ता पर अधिकार कर दिया 15 जून 1756 को। और उस समय जो कलकत्ता का गवर्नर था ड्रेक, उसको फुल्टा द्वीप पर जाके शरण ले ली गई। यानी कलकत्ता जो बंगाल की खाड़ी में फुल्टा द्वीप है, वहां पर जाकर के उसको शरण ले ली गई। इसी बीच एक महत्वपूर्ण काल कोठरी त्रासदी होती है, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। ये इसमें ये भी पूछा जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है और किसके समय में हुआ। तो सिराजुद्दौला के समय में हुआ। एक्चुअली जब नवाब कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है, तो उसमें से 100-150 जो अंग्रेज पकड़े जाते हैं, उनको ले करके एक कोठरी में बंद कर देता है। और जून का महीना रहता है, रात भर वो अंग्रेज उसमें रहते हैं। उसमें से काफी अंग्रेज दम घुट करके मर जाते हैं। उसी में हालवेल किसी तरह से बच जाता है और इस घटना का वही प्रचारक था। और इस ब्लैक होल ट्रेजेडी को पूरे कोलकाता में और यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी नवाब के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। हालांकि इसमें नवाब की गलती नहीं थी, वो तो उनको भगा करके चला आया था और इसका एक कर्मचारी एक रूम में अंग्रेजों को बंद कर दिया। बाद में एडमिरल वाटसन तथा क्लाइव, जो कि मद्रास से आया था, ये खबर जब मद्रास गई तो वहाँ क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना बंगाल के लिए भेजी गई। तो वाटसन और क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार किया। नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अलीनगर, ये जब सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर अधिकार किया तो कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया था। और 9 फरवरी 1757 को वो अलीनगर की संधि की। ये संधि भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि अलीनगर की संधि कब की गई, तो 9 फरवरी 1757 को। इस संधि द्वारा नवाब को युद्ध हर्जाना देना पड़ा। यानी जो भी कलकत्ता पर अधिकार करते समय ये सामान लूटे थे अंग्रेजों को वापस करना पड़ा और युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा। कलकत्ते के टकसाल का उपयोग अंग्रेजों को देना पड़ा। ये अनुमति नवाब को मजबूरी में देनी पड़ी।
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। ये भारत के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। नवाब के विरोधियों ने षड्यंत्र कर मिर्जाफर को अगला नवाब बनाने का प्रस्ताव किया। क्लाइव ने प्रस्ताव किया था जो मान लिया गया। नवाब की सेना का नेतृत्व मिर्जाफर, यार लतीफ खां और राय दुर्लभ ने किया। नवाब के वफादार सिपाही मीर मदान और मोहनलाल वीर गति को प्राप्त हुए और जो इसके सेनापति थे मिर्जाफर और यार लतीफ खां, राय दुर्लभ, ये वास्तव में युद्ध में भाग लिए ही नहीं और गलत तरीके से सेना का संचालन किया और बिना युद्ध किए ही अंग्रेज प्लासी के युद्ध में जीत गए। युद्ध के बाद युद्ध में ही सिराजुद्दौला युद्ध स्थल से अपने महल की ओर भागा और जहां उसकी हत्या कर दी। 30 जून 1757 को मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इतिहासकार के.एस. पनिकर ने कहा है कि प्लासी एक सौदा था, एक युद्ध नहीं था बल्कि एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोग और मिर्जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को हाथ बेच दिया। स्टूडेंट्स, प्लासी के युद्ध के परिणाम के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि इसका प्रभाव काफी भारत पर पड़ा, अंग्रेजों के व्यापार पर भी पड़ा, इसलिए इसका परिणाम हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।